गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर उपस्थित हैं आपके ज्योग्राफी सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आज हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के मुख्य नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम है, ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रोजन है, या फिर नाइट्रोजन है? तो बेटा यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसके लिए महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में क्या काम करता है, मतलब नाभिकीय ईंधन क्या है वहां का। तो इसमें आपका हाइड्रोजन सही होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही होता है जिसके परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और एक अत्यधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न करते हैं। अगर सूर्य के द्रव्यमान का बात करते हैं तो लगभग 70% ये आपका हाइड्रोजन वहां पे मौजूद है। क्लियर दोस्तों? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? यहाँ पे मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, या फिर शनि है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन रियल में पता था कि किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये बेटा नासा के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 1989 में भेजा गया था। ये दो तीन चीजें आपको याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? तो शुक्र ग्रह की जो सतह है उसका रडार मानचित्रण करना था, मतलब पूरे ग्रह के चारों साइड का जो मानचित्रण है कि आखिर क्या क्या बाहर से दिख रहा है उसमें, उस चीज को यहाँ पे देखना। क्लियर? तो उससे काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी उसकी सतही संरचना के बारे में प्राप्त होती है और आपको इसे याद भी रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना अधिक मानी जाती है? शुक्र पर, मंगल पर, बुध पर, या फिर शनि पे? तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है, मंगल ग्रह पर जीवन के जो है सबसे अधिक संभावना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल के अवशेष हुए, बर्फ की उपस्थिति हो गई, पृथ्वी जैसी दिन की अवधि हो गई, और इसके झुकाव का जो है वो भी आपका यहाँ पे है। इसीलिए मंगल जो है के लिए काफी सारे मिशन भेजे जा रहे हैं और उसमें कई मिशन सफल भी हो रहे हैं। भारत के द्वारा भी मंगल मिशन भेजा गया जो कि सफल रहा है। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड कैसा है? तरल है, अर्ध तरल है, ठोस है, या फिर गैसीय है? यहाँ पे बेटा कोर की बात कर रहा है। जो हमारा कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर जो इनर कोर है वो आपका ठोस सॉलिड अवस्था में है। तो उसी तरह से आपका ये चंद्रमा का जो कोर है उसके बारे में बताना है। तो ये पूरी तरह से आपका ठोस सॉलिड अवस्था में उपस्थित है। पृथ्वी का बाहरी कोर तो तरल अवस्था में, लेकिन जो चंद्रमा का है वो मुख्यतः ठोस अवस्था में माना जाता है। और चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह कौन सा माना जाता है? शुक्र है, मंगल है, बुध है, या फिर यूरेनस? अभी तो इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बस उसका प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा अलग था। इसमें आपको मंगल टिक करना है। मंगल को लाल ग्रह के रूप में भी जाता है और जीवन की खोज के लिए यही एक जो ऋतु परिवर्तन और हर एक चीजें हैं, कार्बन वगैरह की मौजूदगी जो वहां पे पाई गई है, तो उन सब के आधार पे यही लगता है। और विश्व का क्या कहें, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है वो भी आपका मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुबह का तारा, संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को? तो बेटा यहाँ पे शुक्र को आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मतलब सुबह का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य के निकट होने के कारण सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले चमकीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे सुबह का तारा कहा जाता है और शाम का तारा। और ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति और शनि के बीच में, शुक्र और पृथ्वी के बीच में? तो बेटा यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। उसमें क्या है, लाखों छोटे पथरीले खगोलीय पिंड हैं जो कि बृहस्पति के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह का स्वरूप नहीं ले सकते। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
मैकमोहन रेखा बनाती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा, भारत एवं चीन के बाद सीमा, भारत और नेपाल के बीच सीमा, भारत और भूटान के बीच सीमा। तो जो मैकमोहन रेखा ये विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, भारत का और चीन जो तिब्बती क्षेत्र है के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, पूर्वी सीमा का निर्धारण किया और इसे कब बनाया गया था? इसे 1914 में जो शिमला समझौता होता है उसके तहत ब्रिटिश भारत के सर हेनरी जो मैकमोहन है उनके द्वारा निर्धारित की गई थी। और यह लगभग कितनी? तो ये आपकी 890 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसीलिए आप इसे याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यह कहीं ना कहीं इतनी लंबी सीमा होने के बाद भी चीन के साथ में कुछ विवाद का कारण भी रहा है। और क्यों? क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है लेकिन चीन इसे अस्वीकार करता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, या फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, या फिर पंजाब, हिमाचल, गुजरात और कच्छ, या फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान, गुजरात। ये आपका जितना भी पाकिस्तान का एरिया है उस पाकिस्तान के एरिया में जो सीमा ड्रा होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका पंजाब है ये सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर है ये सीमा बनाता है, राजस्थान है ये सीमा बनाता है और आपका गुजरात क्षेत्र सीमा बनाता है। तो बी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले मुख्यतः 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें आपके जैसे बात करते हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाता है। और वहीं पे अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये राज्य होते हैं। और भारत पाकिस्तान की जो सीमा होती है ये लगभग 3323 किलोमीटर लंबी होती है। इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहीं पे एक चीज ये याद रखना है कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो आपके जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी जो J&K है इसकी सीमा सबसे लंबी पाई जाती है। कितनी? 12,000 जो है, मतलब सॉरी 1222 किलोमीटर लंबी होती है। इसके बाद राजस्थान आ जाता है 1035 किलोमीटर, वहीं इसके बाद गुजरात आ जाता है 512 किलोमीटर और उसके बाद पंजाब आ जाता है 547 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको इसे याद भी रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का वह राज्य जिसके 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मणिपुर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सिक्किम जो राज्य है इसके तीनों तरफ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये निकला हुआ छोटा सा भाग है, क्योंकि इसके चारों तरफ अब आपकी क्या पाई जाएंगी? आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाई जाएंगी, जिसमें उत्तर और पूर्व की ओर चीन है जो तिब्बत का एरिया है, पूर्व में आपका भूटान हो जाता है और पश्चिम में आपका नेपाल हो जाता है, के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 6 समुद्री मील तक, 10 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक या फिर 24 समुद्री मील तक। तो बेटा यहाँ पे सिंपल से याद रखना, कहीं पर भी प्रादेशिक जो जल क्षेत्र होता है ये 12 नॉटिकल माइल तक का ही होता है। तो सिंपल से इसमें भी याद रखिएगा, जो आपका सी विकल्प है ये सही हो जाएगा, 12 समुद्री मील। और ये लगभग अगर बात करते हैं कितने किलोमीटर बनेगा, तो ये आपका बनता है 22.2 किलोमीटर का क्षेत्र। ये मतलब 12 नॉटिकल माइल के बराबर कितना हो जाएगा? 22.2 किलोमीटर का क्षेत्र इसमें आता है। इस क्षेत्र में भारत को संप्रभुता प्राप्त होती है कि यहाँ के जो संसाधन है भारत का पूर्ण अधिकार है, वो कुछ भी चाहे इस क्षेत्र में कर सकती है। और यह दूरी जो समुद्री कानून है उसके अनुसार निर्धारित की जाती है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गूरल माथा या फिर कामेत। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो गूरल मंदाता है ये आपका भारत में स्थित नहीं है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मध्य भारत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, या फिर मैकाल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, महादेव, या फिर महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर या मैकाल, या फिर सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, छोटा नागपुर। इसमें पूछा क्या है आपसे?
पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा है, तो यहाँ पे जो मध्य भारत की ये पहाड़ियां हैं, इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम अगर बताते हैं तो पहला आपका हो जाता है सतपुड़ा। ठीक, सतपुड़ा किसमें आ गया, ये आपका सतपुड़ा आ गया। इसके बाद आपका महादेव होता है, इसके बाद आपका मैकाल हो जाता है, इसके बाद आपका छोटा नागपुर हो जाता है। ए विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे छोटी सी जानकारी चाहे, सतपुड़ा का जैसे जो रेंज है यह पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले स्थित है, जिसे राजपीपला पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे महादेव पहाड़ियां ये सतपुड़ा के मध्य भाग में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल श्रेणी जो है यह महादेव पूर्व में छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, जो सतपुड़ा का पूर्वी भाग बनाती है, और छोटा नागपुर ये मैकाल श्रेणी के आगे झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है, जलोढ़ मैदान का, पठारी मैदान का, सरोवरीय मैदान का, या फिर डेल्टाई मैदान का। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, सरोवरीय जो मैदान है उसका ये क्षेत्र है या उसका एक उदाहरण है, क्योंकि इम्फाल बेसिन मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा एक प्रमुख जो है झील नुमा जो क्षेत्र है वो है। और ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्राचीन समय में एक बड़ी झील थी, जो बाद में नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ नदी होती है उसके जमाव के कारण ये एक समतल मैदान में बदल गई। जो लोकटक झील है इसका एक अवशिष्ट के रूप में माना जा सकता है। क्लियर बेटा। चलते अगले क्वेश्चन पे। मुख्य लघु शिवालिक हिमालय के संबंध में कथन सत्य है, पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली, पूर्वी घाट। बहुत आसान है भैया, ये तीनों चीजें कहाँ की हैं, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी की हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि पश्चिमी घाट तो पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वत आपका दिल्ली और इधर पूरा क्षेत्र हो जाता है, जो भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला के तौर पे आता है, राजस्थान से दिल्ली तक। अभी ये चर्चा में भी बना रहा था। क्लियर, तो इसलिए याद रखिएगा। और पूर्वी घाट आपका पूर्व में स्थित है, ये एकदम देखिए, पश्चिमी घाट यहाँ पे, पूर्वी घाट यहाँ पे, अरावली पर्वत यहाँ पे, और जो ये आपकी ये सारी हैं ये सब आपकी इधर आपका एरिया आ जाता है हिमालय का। क्लियर बेटा, तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो भ्रष्टोज पर्वत होता है, पूर्वी ढाल हो गई, पठारी स्वरूप हो गया, उसके उत्तरी भाग बेसाल्ट लावा से आच्छादित है। ये विशेषताएं संबंधित है, किससे संबंधित है, अरावली से, नीलगिरी से, पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को ड्रॉप कीजिए, और ताकि हम इस चीज को पता कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये भी जरूर बताइएगा। हम देख ले रहे हैं, कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख कारखाना कौन सा था या फिर कहाँ था, हुगली था, चिंसुरा था, या फिर सूरत था, या फिर पांडिचेरी था। तो यहाँ पे डचों ने बंगाल में जो है कहाँ पे, चिंसुरा में अपना जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यह हुगली नदी के तट पर स्थित था और मसालों एवं वस्त्र व्यापार का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है, चिंसुरा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपका आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए। हम मिलेंगे कल के सेशन में फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।